पिछले क्लास में बेसिसिटी पढ़े थे आप, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम था ये किसी भी एसिड में। और कुछ और एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, उस पर हम लोग पहले काम कर लेते हैं, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर काम करेंगे, ठीक है? तो चलिए। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप याद कीजिए, आपको बोला गया था रूल में कि जनरली हम लोग पेरोक्सी बॉन्ड को अवॉइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड ना बने। लेकिन आपको बताया गया था ना कि कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ एक्सेप्शन है जिसमें पेरोक्सी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। इसमें आप याद कीजिए, तीन चार एग्जाम्पल लिखाए थे, एक CrO5 भी लिखाए थे। ये शायद पिछला क्लास में आपको बता दिए हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, याद करो, इसी को ना बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं। जो बता दिए वो तो नहीं लिखना है, लेकिन जो नहीं बताया गया है उसको लिखना है। एक्सेप्शन का जो अगला एग्जाम्पल था वो था H2SO5। इसको बोला जाता है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये सब एसिड का नाम आप ऑलरेडी लिखे हुए हैं बेसिक में। H2SO5। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, HO सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, और इसमें एक होता है पेरोक्सी बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ बना है ना सिंगल बॉन्ड, तो ये पेरोक्सी बॉन्ड कहलाएगा। का अगला एग्जाम्पल है H2H2 ओ, हाँ ठीक, H2H2O8। इसको, इसका नाम है पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। वो है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यह है पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। यह भी एक एक्सेप्शनल केस है। ये चारों आप उतार चुके हैं। तो ये जो H2H2O8 है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसमें आप गिनेंगे तो दो हाइड्रोजन, दो सल्फर और 8 ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। सब अपने अपने तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। एक बॉन्ड पेरोक्सी है इसमें भी। बना लेंगे स्ट्रक्चर। तो यह सब एक्सेप्शनल एग्जाम्पल था। अब हम इससे आगे चलते हैं। एक स्ट्रक्चर है इसका बनाए तो H4P2O7 का। ये एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बना ही देते हैं हम। आप इसमें गिन के देखिए, 4 हाइड्रोजन, 7 ऑक्सीजन और 2 फॉस्फोरस दिख जाएगा आपको।
पिछले 2-3 क्लास से लगातार हम लोग स्ट्रक्चर पर ही काम कर रहे हैं। आपका जो मेन हेडिंग था पीछे आप याद कीजिए, हेडिंग आप लिखे थे हाउ टू राइट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयन। तो एक हद तक आप मोटा मोटी सीख चुके हैं, या जितना कंपाउंड का आपको सच पूछिए तो जरूरत है उतना आपको आ चुका है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कौन कैसे बॉन्ड का निर्माण करता है। जो 2-4 एक्सेप्शनल केस था वो भी डिस्कस हो चुका है। अब इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट बच गया, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया है। एक टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, और एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी इसको बोलते हैं। ये सब बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा समझने वाला चीज़ है। दूसरा पीछे वाला चीज़ आता होगा तब आपको समझना आसान होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल होगी। ये इस चैप्टर के नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट पर हम जाएं। चलिए हेडिंग डालेंगे। लिखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को वीबीटी कहा जाता है, शॉर्टकट में वीबीटी कहते हैं इसको। आप एक बार 12th में भी पढ़ेंगे, लेकिन 12th वाला बात अलग है, 11th वाला बात अलग है। अब सबसे पहले हमको यहाँ ये जरूरी है समझना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ते ही क्यों हैं, ये टॉपिक क्यों आया, इसको पढ़ने से हमको क्या मिलेगा। सुनिए, आप जो ऑक्टेट रूल पढ़े पीछे, आप याद कीजिए ये ऑक्टेट रूल हर जगह फॉलो होता नहीं है। कभी इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो जाता है, कभी इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाता है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। यहाँ से ये बात स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि इसका सीधा मतलब है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही नहीं होता है, इसका तब कोई और रीजन है। तो कोई और रीजन है तो क्या रीजन है, इस चीज को खोजने के लिए हमको नया टॉपिक पढ़ना पड़ता है। कौन चीज? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत 4-5 बातें हैं, पीछे जो पढ़े हैं उसका भी कुछ चीजों का जरूरत पड़ेगा, तो उस सब को साथ करके हम अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे। दूसरी बात, अभी हम स्टेटमेंट इसका लिखेंगे, 5 स्टेटमेंट है इसमें। 5 स्टेटमेंट का लगभग 80% बात आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप देखिएगा 20% बात ना आपको अभी भी नहीं समझ में आएगा, वो आपको अगले क्लास में समझ में आएगा जब हम इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करेंगे किसी एक प्रॉपर एग्जाम्पल पर, तब समझ में आएगा। इसीलिए घबराना नहीं है, समझ में ना आए तो आजकल मिला के तब आप समझ पाइएगा, एक ही दिन में सारा बात समझ में आएगा नहीं। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर समझा सकें। चलिए अब लिखना शुरू कीजिए, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी। वीबीटी के अनुसार सबसे पहला पॉइंट, ये जो सबसे पहला पॉइंट है, ये पॉइंट कहा गया है कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिटवीन टू एटम्स। यहां पर एक नया वर्ड आ रहा है, कौन चीज? ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे ओवरलैपिंग का प्रैक्टिकल मीनिंग, केमिकल बॉन्ड में ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। पहले आप पूरा लिख लीजिए। इसको घुमा के कहाँ पहुंचाए हुए हैं?
ऐसे ही था तो इसको घुमा दिया कीजिए थोड़ा इधर, ज़्यादा इधर घुमा दीजिएगा नहीं सब उड़ जाएगा। आप इसको ऐंठते रहते हैं, ऐंठना है तो अपना कान ऐंठते रहिए, पंखा को नहीं। चलिए देखिए इधर, समझो ओवरलैपिंग का मतलब। आप याद कीजिए, एस में एक डब्बा बनता था क्योंकि एस में एक ऑर्बिटल होता था, पी में तीन डब्बा बनता था क्योंकि पी में तीन ऑर्बिटल होता था, डी में पांच डब्बा बनता था क्योंकि डी में पांच ऑर्बिटल होता था। इसके ऑर्बिटल को हम एक्स एस कहते थे, इसको इसके ऑर्बिटल को पी एक्स पी वाई पी जेड कहते थे, याद है आपको? एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, गोलाकार, याद है आपको? और पी का शेप डम्बवेल होता है, डमरू के जैसा। पी एक्स है तो एक्स के डायरेक्शन में, पी वाई है वाई के डायरेक्शन में, और पी जेड है तो जेड के डायरेक्शन में। ये सब बात याद है आपको? एटॉमिक ऑर्बिटल जब हम बोलते हैं तो यही एस पी वगैरह इंडिकेट होता है। कभी स्फेरिकल शेप, कभी डम्बेल, कभी डबल डम्बेल। एस रहेगा तो स्फेरिकल, पी रहेगा तो डम्बेल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग का मतलब आप यहां पर समझिए। ये एक एटम का आउटर मोस्ट सेल है और ये दूसरे एटम का आउटर मोस्ट सेल है। मान लीजिए उसके आउटर मोस्ट सेल में एस सब ऑर्बिट है, इसमें भी, और एस सब ऑर्बिट है इसमें भी। तो आप एक बात बताइए कि एस का शेप तो स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल ही ना दिखाना पड़ेगा। जब ये दोनों एटम आपस में एक दूसरे के नजदीक आता है तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये दोनों आपस में क्या करता है, एक दूसरे में समा जाता है। इस तरह से एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल के अंदर तक चला जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये कहलाता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग की मात्रा। और ये जितना ज्यादा होगा बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा तगड़ा होगा। अब बताइए, दो एटम के बीच एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तब ना ज्यादा होगा जब दोनों के बीच आकर्षण, अट्रैक्शन ज्यादा हो। तो ये ज्यादा तभी होगा जब अट्रैक्शन ज्यादा हो, और जितना ज्यादा होगा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। तो ये थ्योरी कहता है कि बॉन्ड का निर्माण, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण तब होता है जब एक एटम के आउटर मोस्ट सेल का ऑर्बिटल दूसरे एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि ये ओवरलैप करता ही क्यों है। हमने अभी ये देखा कि ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वीवीटी को तो ये भी ना समझाना पड़ेगा कि ये ओवरलैपिंग करता क्यों है। तो इसके इसके पीछे का रीजन सुनिए। इसके पीछे का रीजन अगला स्टेटमेंट क्लियर कर देता है। अगला स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप्स विथ वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एटम का आउटर मोस्ट सेल दूसरे एटम के आउटर मोस्ट के साथ सेल के साथ ओवरलैप करता है। कंडीशन यह है कि दोनों में रहना चाहिए कौन चीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी अकेला इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है यहाँ, यदि ये दोनों अलग अलग है तो यहाँ भी अनपेयर्ड यहाँ भी अनपेयर्ड। लेकिन यदि ये ओवरलैप कर जाएगा तो दोनों का दोनों अनपेयर्ड क्या हो जाएगा, पेयर्ड। और अनपेयर्ड से ज्यादा स्टेबल होता है पेयर्ड। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा तो दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर यदि हम ओवरलैपिंग को समझते हैं कि ओवरलैपिंग क्यों होता है, तो इसका रीजन यही है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए ओवरलैप करता है। आई बात समझ में? तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। लिखिए, वैलेंस सेल एटॉमिक ऑर्बिटल containing
unpaired electron overlaps with valence shell atomic orbital of another atom containing अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कंडीशन है कि ओवरलैपिंग जब भी होगा तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बिना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। अब इसका तीसरा पॉइंट होगा, क्या बढ़े थर्ड पॉइंट पर? अब तीसरा पॉइंट पहले सुनिए समझिए। आप देखे थे पीछे कि कुछ ऐसा एटम भी था जो एक्साइटेड स्टेट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पहले अनपेयर्ड कर देता था, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहता था, और फिर जाके वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था, याद है? ये थ्योरी तीसरा पॉइंट ये भी इस बात को कहता है कि यदि कोई एटॉमिक ऑर्बिटल पेयर्ड है और यदि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड होगा अंडर एक्साइटेड कंडीशन, और उसके बाद वो ओवरलैपिंग में भाग लेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम containing paired electron first becomes unpaired under excited condition and then takes part in overlapping or takes part in bond formation। क्लियर है ये? यानी पेयर्ड वाला भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन पेयर्ड रह के नहीं। क्या करेगा वो? एक्साइटेड कंडीशन में जाके अनपेयर्ड होगा और अनपेयर्ड होके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अनपेयर्ड होगा कब? एक्साइटेड होगा कब? जब उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, क्योंकि बिना वेकेंट ऑर्बिटल के एक्साइटेड तो होगा नहीं। ये बात तो आप पीछे भी पढ़े हैं। लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, लिखिए। वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम containing paired electron first becomes unpaired under excited condition and then takes part in the bond formation or overlapping। Valence shell atomic orbital of an atom containing paired electron first becomes unpaired under excited condition and then takes part in the bond formation or overlapping। तो ये था इसका तीसरा पॉइंट। हो गया यहां तक? इसका चौथा पॉइंट देखिए।
मात्र इसमें 5 ही पॉइंट है, जो मेन 3 पॉइंट था वो समझ में आ गया है आपको। तीसरा चौथा पॉइंट देखिए। देखो इसका चौथा पॉइंट कहता है कि ओनली प्रॉपरली ओरिएंटेड एटॉमिक ऑर्बिटल आर टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन और ओवरलैपिंग। ओनली प्रॉपरली ओरिएंटेड ऑर्बिटल, इसका क्या मतलब है आप ये समझो। एस स्फेरिकल होता है और एस का कोई ओरिएंटेशन होता नहीं है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होता है। आपको पहले ही बताया गया ना कि आप किसी फुटबॉल को एक बार सुला के खड़ा करके तिरछा करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये डायरेक्शनल है, ये अभी धरती के ओरिजेंटल है। इस तरह से रख दें तो परपेंडिकुलर है, लेकिन हम एक बॉल को हाथ में रख के कैसे उसको ओरिजेंटल और परपेंडिकुलर रख सकते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल है। तो यहाँ पर एस के केस में तो कोई बात नहीं है, एस का एस के साथ ओवरलैपिंग किसी तरह से भी आप करा सकते हैं। लेकिन जब आप पी के साथ आइएगा, तो यदि एक है पी और एक है एस, तो ये ओवरलैपिंग आप करा सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्शनल है। लेकिन आप चाहेंगे कि हम इसका ओवरलैपिंग इस तरह से करा दें, गलत है। लोब के साथ लोब ओवरलैप करेगा, सेंटर में जाके ओवरलैप साइड से नहीं करेगा इस तरह से। पी के साथ यदि आप ओवरलैपिंग कराना चाहते हैं तो ये करा सकते हैं, ये सही है। लेकिन आप यदि ऐसा ओवरलैपिंग करा दिए तो ये गलत है, इसका ये कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो प्रॉपर डायरेक्शन में ही ओवरलैपिंग होगा, जहां तहां ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो यही बात है, इसको और बेहतर आप समझेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में, जो भी तुरंत आगे बताया जाएगा। तो चौथा नंबर पॉइंट लिख लेंगे, ओनली प्रॉपरली ओरिएंटेड। प्रॉपरली ओरिएंटेड का मतलब होता है सही दिशा। ओनली प्रॉपरली ओरिएंटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर टेक्स पार्ट इन ओवरलैपिंग। अब होगा इसका पॉइंट नंबर 5। इसका पांचवा पॉइंट वही है, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्मेशन। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। लिखेंगे, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग stronger will be the bond formation। आगे स्टार लगा के लिखेंगे, there are two types of overlapping। एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कितने तरीके से होता है? दो तरीके से है। एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक दूसरा होता है लेटरल ओवरलैपिंग। इसका एक और नाम है साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसका भी एक और नाम है इंड टू इंड ओवरलैपिंग। आप एक्सियल ओवरलैपिंग कहो या इंड टू इंड ओवरलैपिंग कहो, एक ही बात है। आप लेटरल ओवरलैपिंग कहो या साइड वाइज ओवरलैपिंग कहो, एक ही बात है। इसको एक और नाम से जानते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग को हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। इसको ना फिगर पर समझिए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा।
बढ़े आगे। ओवरलैपिंग कितने तरह का हुआ था? दो तरह का। पहला कौन था? एक्सियल, और दूसरा लेटरल। इसको फोटो पर समझिए। बेटा इसको, ये जो लेटरल और एक्सियल ओवरलैपिंग आता है ना, सुनिएगा ध्यान से। एस जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, तो उसमें क्या टाइप बनेगा? उसमें तो कहीं से मिला दीजिए एक ही बात दिखेगा। ये जनरली आता है जब पी इन्वॉल्व होता है तब, चाहे वो एस के साथ है या पी का पी के साथ है। तो हम पी का पी के साथ दिखाते हैं। देखना इधर, अभी कोई लोग कुछ भी लिखिए मत, दिखेगा इधर। मान लीजिए, मान लीजिए कि एक एटम का वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल पी है। आप याद कीजिए पी का शेप कैसा होता है? डमरू के आकार का। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल पी है और मान लीजिए वो पी एक्स है। पी एक्स के साथ आ रहा है। और एक दूसरा है, दूसरा एटम जो है उसका भी पी एक्स ही है। तो बताइए ये जब ओवरलैप करेगा तो इसको इसी तरह से ना ओवरलैप करेगा। अब आप ये बताओ, यदि हम एक्सिस डालें इस पर, तो ऐसा नहीं लगता है कि इस दोनों का एक्सिस आपस में एक हो गया है? हाँ या ना? एक एक्सिस पर लग रहा है कि दोनों आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एक्सीएल। और यदि हम इसको देखें, इसको, यही क्या कहलाएगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इस तरह से जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और इस तरह से सूचित किया जाएगा उसको, ठीक है? तो सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बनता है? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है? तो यहां हम लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। तो सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा? ऑर्बिटल के एक्सियल ओवरलैपिंग से। और एक होता है लेटरल ओवरलैपिंग, इसको देखिए ये कैसे होता है। ये है पी वाई। पी वाई के साथ जब ओवरलैपिंग करता है तो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग करता है। आप देखिए ओवरलैपिंग यहां भी हुआ है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहां भी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है? थोड़ा क्या, बहुत बदला हुआ है। यहां पर साइड वाइज इसको ओवरलैपिंग इसीलिए कहा गया क्योंकि ये हेड टू हेड नहीं ओवरलैप किया है, ये साइड से ओवरलैप किया है। तो आप जब एग्जाम्पल देखोगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि आखिर साइड से ओवरलैपिंग का क्या कंडीशन है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कब होगा। तो ये जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक बढ़िया से नहीं समझ में आ सकता है। अभी हम आपको सिर्फ टाइप समझा सकते हैं कि देखो ओवरलैपिंग ऐसे होता है। लेकिन तुम कहोगे कि प्रॉपर एग्जाम्पल से समझाएगी कैसे होता है, तो वो जब तक एग्जाम्पल हम बताएंगे नहीं तब तक आपको इसे भी समझ में ये नहीं आएगा। तो आप ये चीज़ बस ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है या एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तब। यदि लेटरल ओवरलैपिंग हो तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के अंतर्गत अब कितना टाइप का बॉन्ड आ गया? दो तरह का। कौन कौन? एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। ट्वेल्थ के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रन करता रहेगा और आपको परेशान करके रख देगा यदि आप इन चीजों को नहीं जाने हैं तो यहां पर हम लिखते हैं पाई बॉन्ड इज फॉर्म। यहां बनेगा सिग्मा बॉन्ड और यहां क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो यहां हम एक लाइन में ये लिख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अरे गोर्धन, उसको काहे परेशान हो, कुछ नहीं करेगा, वो बैठ भी जाएगा तो नहीं काटेगा। नहीं तो अभी सबको निकाल के तुम ही से उसको हटवाएंगे बिरनी का खोता को। वैसे करेगा वो काट लेगा। उसको छोड़ दो, जो वो कर रहा है करने दो उसको। वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। लिखो इसको पहले। उसका काम है काटना और तुम्हारा कटवाना। कटवाओ।
ऐसे जानिए मधुमक्खी हो गया, बिरनी हो गया, ये सब यदि आपको सप्ताह में एकाध को काटता है ना तो आपको वो डायबिटीज नहीं होगा, तो कटवाया कीजिए। खास करके वो लोग जो खेलते कूदते नहीं है, फिजिकल नहीं करते हैं, घर में सोए हुए रहते हैं, रील देखते रहते हैं बैठ के। बनाइए फोटो जल्दी से। कौन चीज? नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। हम जाते वक्त आप बात कीजिएगा। चलिए नीचे एरो दीजिए, लिखिए तो। लिखने से पहले सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा या पाई बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा? कितने लोग सिग्मा के पक्ष में? हाथ खड़ा कीजिए तो। बढ़िया से लुल के तरह बढ़िया से हाथ खड़ा करो। अच्छा ठीक है। कितने लोग पाई के पक्ष में? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, कुछ लोग हाथ खड़ा ही नहीं कर रहे हैं, ये निष्पक्ष हैं, इनको कोई मतलब पढ़ाई लिखाई से नहीं है। सुनिए, हाथ नीचे कर लो। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन द एक्सियल ओवरलैपिंग विथ रिस्पेक्ट टू लिटरल। हम आपको अब ऐसे समझाते हैं, इधर सुनिए। कोई भी चीज सामना सामनी हेड टू हेड टकराए तब एक दूसरे में ज्यादा समा जाने का संभावना है, या साइड से टकराए तब संभावना ज्यादा है? साइड से टकराएगा, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो वो इफेक्टिवली बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं कर पाएगा, और हेड टू हेड टकराएगा तो उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है एक्सियल में, किसकी तुलना में? किसके? ये लेटरल की तुलना में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। पहले आप लिखिए तो पूरा बात, नीचे एरो देके लिखेंगे। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sigma bond is formed by axial overlapping of atomic orbitals. Sigma bond is formed by axial overlapping of atomic orbitals while जबकि while pi bond is formed by lateral overlapping of atomic orbitals. While pi bond is formed by lateral overlapping of atomic orbitals। नोट करके लिखेंगे। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड।
हो गया, लिख लिए। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल पर काम करेंगे, पहले एक्सियल वाले एग्जाम्पल पर और फिर लेटरल वाले एग्जाम्पल पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। देखो, एक्सियल ओवरलैपिंग में सुनिएगा इधर, एक्सियल ओवरलैपिंग में एस एस ऑर्बिटल हो सकता है और एस पी ऑर्बिटल हो सकता है। तो सबको हम एक एक करके चेकेंगे। फिर पीपी ऑर्बिटल का भी एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकता है। तीन केस बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग का, सुनो कौन कौन। एस एस ओवरलैपिंग, यानी एक एटम का एस दूसरे एटम का एस ओवरलैप किया तो। एक होता है एसपी ओवरलैपिंग, एक एटम का एस और दूसरे एटम का पी ओवरलैप किया तो। और एक होता है पीपी ओवरलैपिंग, जब दोनों एटम का पी ओवरलैप करे तो। इसको नेक्स्ट क्लास में करें क्या, रहने दीजिए इसको। जो आज नहीं भी आया है ना वो अगला क्लास समझ लेगा यदि उतना समझा दें तो। फिर होगा लिटरल ओवरलैपिंग, फिर दोनों का कंबाइंड केस।